हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का पास्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले जरा मोटू लाल के क्लासरूम में चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगाकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। इसके बाद ये बुक तो खत्म, लेकिन बेटा 10th क्लास स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्द। अरे सर, यही बात बोल बोल के हमारे सारे टीचर्स ने डरा कर रखा है। एक तो क्लास 9th के अभी एग्जाम भी नहीं खत्म हुए, उससे पहले ही आप लोग डराए जा रहे हो हमें कि 10th शुरू होने वाली है, 10th शुरू होने वाली है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या होगा मेरा 10th में। वैसे चीकू, क्लास 10th के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मन्नू भैया हैं तो सही, लेकिन यार मुझे ये लगता है कि नोमैड्स की जिंदगी कितनी अच्छी थी। अरे बेटे मोटू लाल, ये नोमैड्स का मतलब क्या होता है? अरे सर, आपको तो नोमैड्स का मतलब ही नहीं पता। आप क्या पढ़ाओगे हमें ये चैप्टर? रुको, मैं मन्नू भैया का वीडियो लगा देता हूं, हम सब उन्हीं से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नोमैड्स की। आखिरकार नोमैड्स कौन होते हैं? देखो, नोमैड्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। किसके लिए? फॉर देयर लाइवलीहुड। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये लड़का था, इसके कुछ एनिमल्स थे। इन एनिमल्स ने इस जगह की पूरी घास खा ली। इस जगह का थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ सा रहा था, मतलब गर्मी हो रही थी। तो इस लड़के ने डिसाइड करा कि मैं दूसरी जगह पे चले जाऊंगा अपने एनिमल्स के साथ। फिर दूसरी जगह पे ये जाएगा तो वहां का थोड़ा मौसम भी अच्छा होगा, जिस शायद नई जगह पे ये जाएगा। और दूसरा, जो इसके एनिमल्स हैं उन्हें खाने के लिए घास भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये लड़का क्या है? ही इज अ नोमैड। ही इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर हिज लाइवलीहुड, या फिर उसके एनिमल्स के लाइवलीहुड के लिए। अब हम लोग बात करते हैं हमारे चैप्टर से। जो चैप्टर से हमारा है पास्टोरलिस्ट, ठीक है। पास्टोरलिस्ट की हम लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। पास्टोरलिस्ट जो है वो कौन होते हैं? पास्टोरलिस्ट बेसिकली नोमैड लोग होते हैं। अब नोमैड कौन थे? वही लोग जो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। मतलब एक जगह पे खाना नहीं मिला, पानी मिल गया, फिर दूसरी जगह चले गए, वहां पर खाना मिल गया, फिर पानी मिल गया, फिर वहां से दूसरी जगह पे चले गए जहां पर खाना पानी मिलता है। तो इस तरीके से ये लोग मूव करते रहते हैं, एक जगह पर रुककर नहीं रहते। भैया, पास्टोरलिस्ट लोग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। आखिरकार इनका घर नहीं होता क्या? और ये लोग खाते पीते क्या है? मुझे ये भी जानना है। ये बात सुनने में वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका घर नहीं होता और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं जस्ट इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। लेकिन ये जो पास्टोरल नोमैड्स होते हैं और जो इनकी मूवमेंट होती है, ये क्यों होती है, किस वजह से होती है? जैसे यहाँ पर ये एक नोमैड पर्सन, मान लो ये भाई साहब इधर रह रहे थे जंगल में। अब जब ये यहाँ पर रह रहे थे, यहाँ पर इन्होंने खाया पिया, फिर कुछ दिनों बाद माउंटेन के ऊपर चले गए। अब ऐसा क्यों करा? यहाँ से यहाँ पर मूव क्यों करे? ठीक है। फिर यहां से माउंटेन से ये दूसरे माउंटेन पे चले गए। अब इन्होंने ऐसा क्यों करा? ये सारी बात हम जानेंगे। सबसे पहले जो पास्टोरल नोमैड्स है और जो उनकी मूवमेंट है, इसको हम पार्ट बाय पार्ट स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पास्टोरल नोमैड्स माउंटेन के अंदर रहते हैं, उनकी मूवमेंट क्यों होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, क्या वजह है। आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे हमें तो पता है वजह, खाने पीने की खोज में जाते होंगे, खाने पीने की सर्च में जाते होंगे। लेकिन ये इस जगह से, मान लो ये भाई साहब इस जगह पे रह रहे थे, लैंड वाली जगह पे, जंगल वाली जगह में, यहां पर खाने पीने की क्या कमी आ गई अचानक से जो इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ रहा है? समझते। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द गुजर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो, ये जो पास्टोरल नोमैड है, ये ट्रैवल करते हैं इन अ ग्रुप कॉल्ड काफिला। तो ये एक ग्रुप के अंदर ट्रैवल करते हैं। जैसे तुम लोग क्लास के बाहर जाते हो ना, तो अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाकर चलते हो, तो ऐसे ही ये लोग भी पास्टोरल नोमैड्स एक ग्रुप में चलते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम लोग काफिला। कौन से वाले पास्टोरल नोमैड्स? गुजर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो इनकी मूवमेंट होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये क्यों जाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड स्नो। जब हम लोग गुजर बकरवाल पास्टोरलिस्ट की बात करते हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, तो आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफी सर्दी पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंडा मौसम होता है यहाँ का। तो विंटर के समय तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ जाती है, मतलब टेम्परेचर आप सोच भी नहीं सकते, माइनस में चले जाता है पूरा।
तो जो हाई माउंटेन्स होते हैं, मतलब जो सबसे ऊंचे वाले पहाड़ होते हैं, वो तो पूरा स्नो से कवर्ड हो जाते हैं, तो उनके ऊपर तो रहना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये लोग जो भी गुजर बकरवाल पैस्टोरलिस्ट हैं, ये माइग्रेट करते हैं, मतलब कि ऊंचे वाले माउंटेन से ऊंचे वाले पहाड़ पे जितने भी गुजर बकरवाल पैस्टोरलिस्ट होते हैं वो नीचे वाली हिल्स पे आ जाते हैं, जो कि होती है शिवालिक वाली हिल्स। वहां पर आके ये रहने लगते हैं। सर्दी वहां पर भी होती है, लेकिन उस ऊंचे वाले पहाड़ जितनी सर्दी नहीं। जब गर्मियां आती हैं, गर्मियों का मौसम दोबारा से आता है, तो यही जो पहाड़ जिन पे बहुत ज्यादा सर्दी थी, जो हाई माउंटेन्स के ऊपर, अब उनके ऊपर अच्छी खासी घास उगने लगती है, लश ग्रीन हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, ये लोग फिर दोबारा से जो ऊंचे वाले पहाड़ थे वहां पर रिटर्न कर लेते हैं, वहां पर वापस चले जाते हैं। एक चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जितने भी पास्टोरलिस्ट माउंटेन वाले रीजन में रहते हैं, मतलब कि पहाड़ों के आसपास रहते हैं, उनकी मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होती है, ड्यू टू टेम्परेचर, मतलब ठंड और गर्मी की वजह से उनकी मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर ऐसे ही हमें बताया गया है गादी शेपर्ड्स के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर रहते हैं। ये भी क्या करते हैं, ये विंटर के समय लो शिवालिक हिल्स पे पहुंच जाते हैं। सर्दियों के समय कहाँ होते हैं, लो शिवालिक हिल्स पे, और समर के समय, गर्मियों के समय लाहौल और स्पीति वाली जगह पे होते हैं। यहाँ पर काफ़ी ठंड होती है। अगर गुजर कैटल हर्डर्स की बात करें, जो कि कुमाऊन और गढ़वाल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके से मूव करते हैं। क्या करते हैं, वो समर कहाँ पर बिताते हैं अपना, बुग्याल्स में, और विंटर के समय भाभर में चले जाते। तो यहाँ से एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि समर के समय ये इस जगह पे आ रहे हैं, मतलब क्या है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या होता होगा, काफी ठंडा होता होगा, बुग्याल्स में बहुत ठंडा तापमान होता होगा। और विंटर के समय ये कहाँ पर जा रहे हैं, भाभर में, तो यहाँ पर क्या होती होगी, जनरली गर्मी होती होगी भाभर के अंदर, तभी ये यहाँ पर जा रहे हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी के बारे में, द भोतियास, शेरपास एंड किन्नौरी। देखो ये जो कम्युनिटी है पास्टोरलिस्ट की, ये भी कुछ इसी तरीके से मूव करती है। इनकी भी क्या होती है, साइक्लिक मूवमेंट होती है, मतलब ये भी ठंड के टाइम पर कहाँ पर चले जाते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है, और गर्मी के समय ठंडी वाली जगहों पे चले जाते हैं। तो इसी तरीके से ये भी मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड सीजन के हिसाब से इनकी मूवमेंट होती है। अब बात करते हैं हम लोग उन लोगों की जो पास्टोरलिस्ट कहाँ रहते हैं, प्लेटोज में, प्लेन्स में और डेजर्ट्स में। भैया आपको एक बात सच सच बताऊं, एसएसटी मुझे बहुत बोरिंग लगती है, उसमें से भी हिस्ट्री से तो मुझे नफरत है। अब मैं बिल्कुल बोर हो चुका हूँ इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ के। मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लूं। अच्छा चलो ये तो बता दो, तुम इंस्टाग्राम पे जाकर करोगे क्या? अरे भैया मुझे पता है ये क्या करता है इंस्टाग्राम पे जाकर, ये वहां पर जाकर है ना रील देखता रहता है 24 घंटे। इस चैप्टर को हम लोग फटाफट फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो कर लेना मोटूलाल और चीकू। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, इस चैप्टर को कम से कम बोरिंग रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करी है मैंने कि जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उन्हें 1-1 लाइन में रखूं, क्योंकि लर्न करने में फिर बाद में प्रॉब्लम होती है ना। तो अभी हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, अभी हम लोग बात ये कर रहे हैं कि यही पास्टोरलिस्ट अगर किसी प्लेटोज या प्लेन्स में या डेजर्ट में रहेंगे तो इनकी मूवमेंट कैसे होती है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कहाँ की, महाराष्ट्र के धानगर्स की। जो धानगर पास्टोरलिस्ट हैं वो लोग रहते कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र वाले रीजन के अंदर। मॉनसून के समय ये लोग क्या करते हैं, ये सेंट्रल प्लेटो जो है महाराष्ट्र का, वहां पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये मजे से अपनी जो भी एनिमल्स होते हैं उन्हें घास घूस खिलाते हैं, ठीक है। अब ये जो रीजन है, मतलब जो सेंट्रल प्लेटो वाला रीजन है महाराष्ट्र का, दिस इज सेमी अराइड रीजन। क्या है, सेमी अराइड रीजन। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत हरियाली देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत हरियाली नहीं है। जैसे आप यहाँ पिक्चर के अंदर देख सकते हो, इट इज अ सेमी अराइड रीजन। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि थोड़ी बहुत हरियाली है, बाकी हरियाली नहीं है। अक्टूबर के समय ये लोग कहाँ पर मूव करते हैं, ये लोग ठंड के समय, मतलब अक्टूबर में ठंड आ जाती है तो ये लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स कोंकण। कोंकण के अंदर ये जाते हैं। कोंकण क्या है, कोंकण एक जगह का नाम है। जैसे ये कोंकण के अंदर जाते हैं, वहां पर बहुत सारे फार्मर्स इनको वेलकम करते हैं, बोलते हैं अरे अरे आओ 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 डांगर पैस्टोरलिस्ट, आओ आओ जल्दी आओ। तो ये लोग आते हैं। अच्छा, ऐसे इनको वेलकम क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जितने भी पास्टोरलिस्ट होते हैं और जो इनके एनिमल्स होते हैं, मतलब जो इनकी काव वगैरह होती हैं,
वो क्या करते हैं, घास खाते हैं खेत के अंदर से, घास खाते हैं खेत के अंदर से। अब घास खाने के बाद वो क्या बनाएंगे सोचो। अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हो, घास खाकर तो गाय या भैंस या जो भी इनके एनिमल्स होंगे वो पॉटी ही बनाएंगे, मतलब गोबर बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा मोटूलाल तुमने। यहाँ पर पास्टोरलिस्ट की जो भी गाय भैंस या जो भी एनिमल्स होते हैं वो घास को खाने के बाद गोबर प्रोड्यूस करते हैं। गोबर क्या है, हमें पता है ना कि गोबर या फिर एनिमल्स की जो भी पॉटी होती है, फीसिस होती है, दे आर मैन्योर, खाद का काम करते हैं। तो फार्मर्स की जो खाद की रिक्वायरमेंट है यानी कि मैन्योर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है इन एनिमल्स से। इसी वजह से फार्मर्स इन पास्टोरलिस्ट को देखकर खुश हो जाते हैं कि आओ आओ भाई आओ, अपनी गाय भैंसों को हमारी फील्ड के अंदर खिलाओ और यहीं पे पॉटी करवाओ। जैसे ही मॉनसून आना शुरू होता है ये लोग दोबारा से सेमी एरिड एरिया जो होता है महाराष्ट्र का वहां पर चले जाते हैं, मतलब इस वाले रीजन में वापस से चले जाते हैं। जैसे ही ठंड आएगी ये दोबारा से कहां पर, इस वाले रीजन में चले जाएंगे। फिर इन्हें कौन फार्मर बोलेंगे, अरे वाह बहुत अच्छे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, एक छोटी सी चीज को आपको ध्यान रखना है, जो भी पास्टोरलिस्ट माउंटेन्स के अंदर रहते हैं उनकी मूवमेंट क्यों हो रही थी, ड्यू टू कोल्ड वेदर, ठंड की वजह से ये लोग जा रहे थे दूसरी जगहों पर। और जो हमारे पास्टोरलिस्ट कहाँ थे, प्लेटोज वाले रीजन के अंदर, जो महाराष्ट्र के अंदर प्लेटो वाला रीजन था, इनकी मूवमेंट क्यों हो रही थी, ड्यू टू मॉनसून। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेटोज वाले किस वजह से मूव करते हैं, मॉनसून की वजह से। माउंटेन्स वाले किस वजह से मूव करते हैं, ड्यू टू कोल्ड सीजन, ठीक है, ठंड की वजह से। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी की, जो गोलास, कुरमास और कुरबास हैं। ये लोग रहते कहां पर हैं, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के अंदर। भैया बहुत देर से एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, ये जो पास्टोरलिस्ट हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स को लेकर जाते हैं, लेकिन भैया एक चीज तो बताओ, ये जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं तो ये पैसे कैसे कमाते हैं और ये खाते पीते क्या है? वाह, सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है मोटूलाल तुमने। देखो जनरली जो भी पास्टोरलिस्ट हैं ये अपने साथ बहुत सारे एनिमल्स को रखते हैं। क्यों रखते हैं? जिससे कि उनसे ये कुछ सामान ले सके। जैसे गाय हो गई, गाय को अपने साथ लेके चल रहे हैं तो गाय से इन्हें दूध मिल जाएगा। अच्छा, उस दूध को ये लोग पी तो सकते हैं, साथ में कहीं पर भी दूध को सेल कर सकते हैं। मिल्क को तो कोई भी परचेज कर लेगा हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो काव है वो इनके लिए इनकम का सोर्स भी हो गई, खाने का भी सोर्स हो गई। ऐसे ही ये लोग किस किस को लेके चलते हैं अपने साथ, शीप को, गोट को, इनसे इन्हें क्या मिलता है बात करते हैं। तो जो गोलाज हैं ये किसको हर्ड करते हैं, कैटल्स को, ठीक है। और जो कुरमा और कुरबा हैं ये किसको पालते हैं, शीप को और गोट्स को। अच्छा, ये जो कुरमा और कुरबा हमारे पास्टोरलिस्ट हैं ये शीप को और गोट्स को क्यों पालते हैं? शीप को और गोट्स को पालने से इन्हें क्या मिल जाता है, इनको मिल जाता है वुल मिल जाता है। और उस वुल को ये क्या करते हैं, उस वुल से ब्लैंकेट बनाते हैं बढ़िया सा, ठीक है, वुलन ब्लैंकेट बनाते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। एक तो तरीका ये है पैसा कमाने का। दूसरा तरीका ये है कि सिंपली वुल को ही किसी को सेल कर दो, वुल को बेच दो और उससे डायरेक्टली पैसे ले लो। तो ये क्या करते हैं, इनके लिए पैसे कमाने का जरिया इनके एनिमल्स होते हैं। कभी कभी तो ये लोग अपने एनिमल्स को भी सेल कर देते हैं जब इन्हें पैसों की ज्यादा जरूरत होती है। तो ये रहना कहाँ पर पसंद करते हैं, जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं गोलास की, कुरमास की और कुरबास की, तो ये लोग ज्यादातर समय हमें देखने को मिलता है वुड्स यानी कि पेड़ पौधे जहां पर होते हैं, पेड़ वगैरह होते हैं, जंगल वाला एरिया होता है, वहीं पे रहते हैं। और जब ड्राई पीरियड आ जाता है, जब बहुत ज्यादा सूखा पड़ने लगता है, बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है, तो ये लोग कोस्टल ट्रैक्ट्स, मतलब ऐसी जगह जहां पर पानी वगैरह होता है, कोस्टल रीजन होता है, पानी के किनारे वाली जगह, वहां पर मूव करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं बंजारास की, जो कहां पर देखने को मिलते हैं हमें, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। देखो, जो उत्तर प्रदेश है या पंजाब है या राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि प्लेन है, मतलब जहाँ पर ना ही माउंटेन्स हैं ना ही प्लेटोज हैं, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कंसीडर करते हैं, प्लेन्स। तो यहाँ पर हमें कौन सी कम्युनिटी देखने को मिलती है, बंजारा पास्टोरलिस्ट की कम्युनिटी देखने को मिलती है। अच्छा, ये लोग ट्रैवल क्यों करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस को, ये क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, टू फाइंड अ सूटेबल लैंड, एक ऐसा सूटेबल लैंड मिले इन्हें, ठीक है, जहां पर ये अपने एनिमल्स को खिला पिला, जो भी ये अपने साथ एनिमल्स लेके चलते हैं उन्हें ग्रेज करा पाए, उन्हें खिला पिला पाए। तो सिर्फ इनका एक ही मोटिव होता है कि एक ऐसी जगह पे हम लोग जाएंगे
प्लेन्स में, जहां पर अच्छा खासा हमारे एनिमल्स को खाने के लिए घास वगैरह मिल जाए। अब बात करते हैं रायकास की, जो कहां पर देखने को मिलते हैं, इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो अभी हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पॉइंट कवर कर लिया, हमने प्लेटोज के अंदर देख लिया, पास्टोरलिस्ट कैसे रहते हैं, प्लेन्स के अंदर देख लिया। अब डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट मतलब कि आपको पता है रेगिस्तान के अंदर। तो रेगिस्तान के अंदर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, डेजर्ट के अंदर एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर रेनफॉल जो है इट इज वेरी लाइट, बहुत कम होती है और बहुत अनसर्टेन होती है कि कब बारिश हो जाए कब बारिश ना हो। तो एक चीज तो क्लियर है ये चीज हमें डेजर्ट्स के बारे में। लेकिन ये जो रायकास पास्टोरलिस्ट हैं ये रहते किस तरीके से, ये क्या करते हैं, ये फार्मिंग को कंबाइन करते हैं विद पेस्टोरलिज्म। तो पास्टोरलिज्म के साथ ये फार्मिंग को कंबाइन करते हैं, फार्मिंग भी करते रहते हैं और अपने एनिमल्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते रहते हैं। अच्छा, इनका रीजन क्या है मूव करने का? इनका रीजन भी बहुत ही सिंपल है, ये भी अपने एनिमल्स को हरी भरी घास खिलाना चाहते हैं। ठीक है, जब एक जगह से घास खत्म हो जाती है, घास की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो ये दूसरी जगह मूव करने लगते हैं। तो ये पेस्चर जैसे ही ड्राई अप होता है, ये दूसरी जगह ढूंढते हैं, ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर ये अपने एनिमल्स को पेस्चर खिला सके। अब बात करते हैं पेस्टोरल लाइफ कैसे सस्टेन हुई, मतलब ये जो जितने भी पास्टोरलिस्ट हैं ये लोग कैसे अपनी जिंदगी जी सके इतने समय तक। अरे भैया क्या मतलब है इतने समय तक? क्या अब पास्टोरलिस्ट लोग नहीं है? मोटू लाल, पास्टोरलिस्ट अभी भी हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। कम होने का रीजन भी हमें पता चलेगा। देखो, जो पास्टोरल लाइफ है वो किस चीज से सस्टेन होती है, मतलब पास्टोरलिस्ट कैसे अपनी जिंदगी को गुजार पाते हैं। एक तो जो उनका जजमेंट होता है ना वो काफी सही रहता है। उनका जजमेंट ये रहता है कि हमें इस जगह पे कितने समय तक रहना है, फिर दूसरी जगह पे कितने समय तक रहना है। मान लो वो जिस जगह पर रह रहे हैं वहां पर खाने पीने की कमी हो गई, तो वो डिसाइड कर लेंगे कि अब यहाँ पर खाने पीने की कमी होने वाली है, हम पहले ही यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। या फिर जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहां पर सर्दी आने वाली है, तो उससे पहले ही वो उस जगह से निकल लेंगे। अच्छा, इन लोगों को एक और चीज की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, वो है कि इनको ये पता होता है कि जब हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं वहां पर फूड और वाटर कहाँ मिलेगा। तो इनको इस चीज की काफी अच्छी नॉलेज होती है। वो इवेलुएट और कैलकुलेट काफी अच्छे से करते हैं अपने टाइमिंग और मूवमेंट्स को, कि हम इस एरिया को इतने टाइम में पहुंच पाएंगे, इस एरिया तक इतने टाइम में वापस आ पाएंगे। तो उनकी जो इवेलुएट और कैलकुलेट करने की टेक्निक होती है, या फिर हम लोग बोलते हैं टाइमिंग होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। वो बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप्स बना लेते हैं फार्मर के साथ। जो फार्मर है उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती कर लेते हैं और फार्मर्स को बोल देते हैं कि तुम्हारे जो फार्म के अंदर कोई घास वास वाली जगह है वहाँ पर हमारे एनिमल्स घास खा लेंगे, और उसके बदले तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हारी फील्ड्स को मिल रहा है हमारे एनिमल्स के थ्रू फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर, मैन्योर मिल रहा है भाई तुम्हारी फील्ड को। तो इस वजह से इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है फार्मर्स के साथ। तो कुछ इस तरीके से जो पेस्टोरल लाइफ है वो सस्टेन हो पाती है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं पेस्टोरलिस्ट के कम होने के कारण की। तो वो थे ब्रिटिशर, जिन्होंने पेस्टोरलिस्ट की क्वांटिटी को काफ़ी कम कर दिया। कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर हमें ये देखने को मिला कि जितने भी पास्टोरलिस्ट हैं उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई है, उनकी जिंदगी कंप्लीटली बदल गई है। लेकिन जो उनकी जिंदगी है ये बदली कैसे है कॉलोनियल रूल के अंदर? तो सबसे पहली चीज क्या हुई कि जो पेस्चर्स थे, मतलब जहां पर ये पास्टोरलिस्ट अपने एनिमल्स को घास फूस खिलाया करते थे, अब उनको फार्म बना दिया गया, कल्टीवेटेड फार्म। अच्छा, फार्मिंग के लिए फार्म बना दिए गए, लेकिन इनके एनिमल्स के घास खाने की जो जगह थी उसको छीन लिया ब्रिटिशर्स ने। ऐसा क्यों करा? और फार्म बनाने से ब्रिटिशर्स को क्या फायदा? जब फार्म बनेगा, यहाँ पर क्रॉप्स उगेंगे, तो वो क्रॉप्स बेके भी जाएंगे, सेल भी होंगे मार्केट में। जब वो क्रॉप्स मार्केट के अंदर सेल होंगे तो कुछ टैक्स भी गवर्नमेंट लेगी, और ये टैक्स किसके पास जाएगा? उस टाइम की गवर्नमेंट कौन थी? यही ब्रिटिशर्स, यानी कि कॉलोनियल रूल वाले लोगों के पास ये टैक्स जाता था। इस वजह से इन्होंने डिसाइड करा कि एनिमल्स फ्री में घास खा लेते हैं, कोई पैसे वैसे देते नहीं, यहाँ पर फार्मिंग कराओ इस लैंड पे। कुछ फॉरेस्ट एक्ट भी बना दिए जिससे कि जितने भी शेपर्ड्स थे, जितने भी पास्टोरलिस्ट थे, उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई। अरे भैया क्या मतलब घूम भी नहीं सकते थे ब्रिटिशर्स के राज में? अरे नहीं, घूम तो सकते थे, बट पता है प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि आप लोगों को पता है कि जितने भी ये पास्टोरलिस्ट लोग हैं इनका खुद का तो कोई घर है नहीं, तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो ये जंगल वगैरह वाली जगहों में रहते थे।
अब ब्रिटिशर्स को क्या लगने लगा कि ये जो पास्टोरलिस्ट लोग हैं फ्री में जंगल में रह रहे हैं, फ्री में जंगल की चीजें यूज कर रहे हैं। इसी के लिए इन्होंने बहुत सारे रूल्स बना दिए जिससे रिस्ट्रिक्ट हो गई इन पास्टोरलिस्ट लोगों की मूवमेंट इन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट एक्ट के अंदर कुछ एरिया को प्रोटेक्टेड और रिजर्व्ड मार्क कर दिया गया कि ये वो एरिया है जहां पर पास्टोरलिस्ट लोग नहीं जा सकते। अच्छा, फिर पास्टोरलिस्ट लोग गुस्सा होने लगे, वो बोलने लगे कि भाई हम लोग तो जंगल के अंदर रहते थे, जंगल के अंदर घूमते थे, हम तो पूजा पाठ भी जंगल की करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने बहुत चालाकी से उन्हें बोला कि हाँ तुम्हें कभी कभी पूजा करने के लिए जाने देंगे हम लोग फॉरेस्ट के अंदर, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं करने के लिए जाने देंगे। ब्रिटिश अथॉरिटी जो थी वो सस्पिशियस भी थी पेस्टोरल ग्रुप्स की। उनको लगता था कि जो पास्टोरलिस्ट लोग हैं ये हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ प्लान बनाकर हम पे अटैक ना कर दें। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, इनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, हम इन्हें पकड़ भी नहीं पाएंगे अगर इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी पास हुआ था 1871 के अंदर, जिसका सिर्फ एक ही मोटिव था कि कैसे ना कैसे करके जितने भी पास्टोरलिस्ट लोग हैं उनके ऊपर क्या करें ये ब्रिटिशर्स, रुकावट लगा दे, रोक लगा दे और उनको अपने कंट्रोल में ले। ठीक है, लाइव स्टॉक्स के ऊपर क्या लगाना इन्होंने शुरू कर दिए, टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए। अब जितने भी ये पास्टोरलिस्ट लोग थे ये पैसा किसके थ्रू कमाया करते थे, अपना खाने पीने का गुजारा किसके थ्रू करा करते थे, अपने एनिमल्स के थ्रू। तो अगर कोई एनिमल को बेचता है पास्टोरलिस्ट लोगों में से तो उन्हें कुछ पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एज टैक्स। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा था, लाइव स्टॉक्स के ऊपर यानी कि एनिमल्स के ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से जितने भी पास्टोरलिस्ट लोग थे उनकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंज आया, जो नेचुरल रिकवरी थी पास्टोरल ग्रोथ की वो बहुत हद तक स्टॉप हो गई थी। मतलब अगर आप घास घूस को भी देखोगे तो वो नेचुरली उग जाती थी, एनिमल्स ने उन्हें खा लिया, कुछ समय बाद वो अपने आप वहां पर उग जाती थी। ठीक है, और जो इनका ग्रुप था वो भी काफी बढ़ता जा रहा था। अब वो एक तरीके से छोटा होता जा रहा था या रुकता जा रहा था। जो कैटल्स थी उनकी डेथ होने लगी। कैटल्स मतलब कि मवेशी, जैसे कि गाय भैंस जो भी इनके साथ में और एनिमल्स होते थे उनकी डेथ होने लगी। रीजन क्या था, क्योंकि उन्हें खाने के लिए घास ही नहीं मिल रही थी, पैस्चर ही नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था, सिवियर शॉर्टेज हो गई थी पैस्चर की, क्योंकि इनके ऊपर क्या लगा दी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रुकावट लगा दी थी और बोल दिया था कि तुम जंगलों में नहीं जा सकते, फॉरेस्ट में नहीं जा सकते। और जो इनका लैंड था जहां पर ये घास वगैरह खिला लेते थे, अब उसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, फार्म लैंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो बेचारे पैस्टोरलिस्ट लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही। इन चेंजेस से कैसे उन्होंने कोप अप करा, इन चेंजेस से कैसे वो लोग अच्छे से फेस कर पाए। सबसे पहले तो बहुत सारे जो पास्टोरलिस्ट लोग थे उन्होंने अपने कैटल्स के नंबर रिड्यूस कर दिए, मतलब जो एनिमल्स उनके साथ रहा करते थे उनको काफी कम कर दिया। ठीक है, क्योंकि बेटर है कि आप कुछ एनिमल्स को पालो और उन्हें अच्छे से खिलाओ, या फिर आप बहुत सारे एनिमल्स को रख लो और उन्हें खाना खिला नहीं पा रहे तो आधे से ज्यादा एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। तो उन्होंने बेटर समझा कि हम कुछ ही एनिमल्स अपने साथ रखते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने नए नए तरीके निकाले या नई नई जगह निकाली जहां पर वो क्या कर सके, जहां पर वो अपने एनिमल्स को पैस्चर खिला सके, मतलब खाने पीने की चीजें खिला सके, घास वगैरह खिला सके। ओवर द ईयर्स कुछ वेल्दी नोमैड्स, मतलब यही लोग जो पास्टोरलिस्ट लोग थे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, इनमें से बहुत सारे लोग कुछ अमीर भी थे। तो इन अमीर लोगों ने क्या डिसाइड करा कि हम लोग जो हमारा ये ट्रेडिशन है एक जगह से दूसरी जगह मूव होने वाला, इसे छोड़कर हम भी नॉर्मल लोगों की तरह ही अपनी जिंदगी जिए। लेकिन किन लोगों ने, जो इनमें से कुछ लोग अमीर थे, उन्होंने क्या करा, लैंड खरीद लिया और वहां पर वो सेटल हो। जैसे हम लोग नॉर्मली अपनी जिंदगी जीते हैं, घर खरीद लेते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं। और अपनी जो इनकी नोमैडिक लाइफ थी ये इन्होंने छोड़ दी। मतलब नोमैडिक लाइफ इनकी यही थी ना कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे खाने की और पानी की तलाश में। अब इन्होंने ये जिंदगी छोड़ दी, मजे से एक लैंड खरीद लिया, वहां पर रहने लगे, फार्मिंग वगैरह करने लगे। भैया, क्या ये पास्टोरलिस्ट लोग सिर्फ इंडिया के अंदर ही रहते हैं? बिल्कुल नहीं मोटू लाल, पास्टोरलिस्ट लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं? अफ्रीका के अंदर। अगर अफ्रीका की बात करूं तो वहां पर कौन सी ज्यादा कम्युनिटी देखने को मिलती है पास्टोरलिस्ट की? वो है मसई। और हमारी बुक के अंदर भी इसी के बारे में पढ़ा है। तो जो मसई कम्युनिटी है पास्टोरलिस्ट लोगों की, यहां पर क्या होता है, मेनली ये लोग ईस्ट अफ्रीका के अंदर रहते हैं और ये लोग मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अच्छा खासा पैसा भी कमाते थे, एनिमल्स को पाल के, खाने पीने का भी गुजारा अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर इनकी जिंदगी में भी आ जाते हैं ब्रिटिशर।
अब ये जो ब्रिटिशर हैं सिर्फ यही नहीं आते, यूरोप के और भी जो पावरफुल देश थे ये हर जगह अपना रूल करते फिर रहे थे, हर किसी को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। उनमें से भी कुछ यूरोपियन पावर्स यहाँ पर आ जाते हैं, ब्रिटिशर भी होते हैं इनमें से। अब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ के पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी यानी कि मसई को नोटिस करता है, बोलता है अरे ये लोग तो एक जगह से दूसरे जगह अपने एनिमल्स को घुमा रहे हैं, कोई हमें टैक्स भी नहीं दे रहे। जो फार्मर्स हैं उनसे तो हम टैक्स ले लेते हैं, इनसे कैसे टैक्स ले। सबसे पहले तो इन लोगों का एक जगह से दूसरी जगह घूमना बंद कराना अपने। क्या करा ब्रिटिशर्स ने, देखो जो मसई लैंड था, मतलब जो मसई पास्टोरलिस्ट थे, ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा घूमा करते थे और जिस एरिया के अंदर ये घूमते थे वो एरिया भी काफी वास्ट था। इतना वास्ट था कि आप लगाओ नॉर्दर्न कीनिया से लेकर टू द ग्रासलैंड ऑफ नॉर्दर्न टिंजानिया, इतनी दूर तक था ये लैंड। काफी लंबा चौड़ा लैंड में ये घूमते थे, रोटेट करते थे। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के खत्म होते होते जो यूरोपियंस थे, इन्होंने सबसे पहले जो इनका ये लैंड था इतनी बड़ी जगह पर ये मूव कर रहे थे, इस जगह को ही आधा कर दिया, ठीक है, हाफ कर दिया कि अब आधे लैंड के अंदर ही तुम लोग गुजारा करो। और फिर क्या करा इन्होंने, जो बेस्ट ग्रेजिंग वाला लैंड था, मतलब जहां पर अच्छी खासी घास थी, जहां पर एनिमल्स अच्छी खासी घास खा सकते थे, उसको तो इन लोगों ने अपने पास रख लिया। इन्होंने बोला कि इस जगह पर जहां पर अच्छी खासी घास घूस है, एनिमल्स को पाला जा सकता है, फार्मिंग करी जा सकती है, ये जगह तो अब हुई हमारी। और जो आधा लैंड जो बचा वो कौन सा लैंड था, ऐसा लैंड था जहां पर काफी ज्यादा गर्मी थी और जहां पर ग्रेजिंग के लिए, मतलब एनिमल्स के खाने के लिए घास वगैरह भी ज्यादा नहीं थी, जिसको हम लोग बोलते हैं अराइड रीजन। वहां पर पास्टोरलिस्ट लोगों को बोला कि अब तुम यहां पर जाकर रहो। ब्रिटिशर्स ने कौन सी जगह ले ली थी, जो मसाई लैंड था। मसाई लैंड क्या था, वो वाली जगह जहां पर अफ्रीका के पास्टोरलिस्ट घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह। उसको सबसे पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड करा। एक पार्ट रख लिया अपने पास जो कि अच्छा वाला था, गंदे वाला पार्ट इनको दे दिया और बोला कि अब यहीं पर रहो। अब बात करते हैं लैंड कल्टीवेशन की। प्री कॉलोनियल टाइम में, मतलब ब्रिटिशर से पहले, जो मासाई हर्डर्स थे वो काफी ज्यादा डोमिनेट करते थे पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स को। जितने भी नॉर्मल फार्मर थे ना, एक जगह पे रुक के फार्मिंग करते थे, उनसे काफी ज्यादा पावरफुल थे ये मसाई हर्डर्स यानी कि मसाई पास्टोरलिस्ट। क्यों पावरफुल थे, क्योंकि इनके पास पैसा भी ज्यादा था और साथ ही में पॉलिटिकली भी ये पावरफुल थे। लेकिन जब ब्रिटिशर आए तो ब्रिटिशर ने नोटिस करी ये चीज कि ये जो पास्टोरलिस्ट लोग हैं ये पावरफुल भी है, इनके पास पैसा भी है, तो इनकी सबसे पहले पावर कैसे कम करी जाए। तो ब्रिटिशर ने क्या करा, जितने भी लोकल फार्मर्स थे उन्हें बोला कि ये एक चीज बताओ, ये जितने भी पास्टोरलिस्ट लोग हैं ये तुमसे अमीर हैं, तुमसे ज्यादा पावरफुल है पॉलिटिकली भी, तो इनको कमजोर करो। कैसे कमजोर करो, कि हम तुम्हें लैंड दे रहे हैं, यहां पर फार्मिंग करो, इस लैंड पे, इस जमीन पे फार्मिंग करो और हमें कुछ टैक्स देते रहना तुम। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर थे काफी उन्होंने दिमाग लगाया और जो पास्टोरलिस्ट लोग थे काफी रिच थे, इकोनॉमिकली अच्छे थे, उनको वीक करने की कोशिश करी। जो बॉर्डर्स थे वो भी फिर ब्रिटिशर ने धीरे धीरे करके क्लोज करे। अच्छा, बॉर्डर्स को क्लोज करने का कारण क्या था? बहुत ही सिंपल कारण था। सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा था, इनकी जमीन छीन ली थी पास्टोरलिस्ट लोगों की, और जो अब इनके पास पैसा था, जो पॉलिटिकल पावर थी, वो भी वीक करने की कोशिश करी। कैसे? फार्मर्स को लैंड ज्यादा दे दिया, जमीन ज्यादा दे दी फार्मिंग के लिए, तो ऑब्वियसली फार्मर्स जो हैं वो रिच हो जाएंगे और जो हमारे पास्टोरलिस्ट लोग हैं अब ये गरीब हो जाएंगे। जब ये फाइनली गरीब होने लगे, थोड़े वीक होने लगे, तब ब्रिटिशर्स ने क्या चाल खेली, 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इम्पोज करे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे रूल, बहुत सारे लॉज, और बोला कि ये जितने भी अफ्रीकन पास्टोरलिस्ट हैं ये एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही घूमेंगे नहीं। तो पास्टोरलिस्ट लोगों का तो मतलब कल्चर ही ये था कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इस चीज पर ही डायरेक्टली इन ब्रिटिशर्स ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। लेकिन यहां पर भी हमें ये देखने को मिला कि हर कोई पर्सन इफेक्टेड नहीं था। अरे भैया, लेकिन वो कैसे? जितने भी अफ्रीका के अंदर पास्टोरलिस्ट मसई कम्युनिटी के लोग थे, अब उनके ऊपर तो एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, रुकावटें लगा दी थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो फिर इनमें से कैसे कुछ लोग अनइफेक्टेड रहे, मतलब कुछ लोगों पे कैसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा? तो जो मसई सोसाइटी थी इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता था कि 2 कैटेगरीज हैं। एक है एल्डर्स, मतलब कि बड़े लोगों की कैटेगरी जो थोड़े बुढ़े थे,
और एक वॉरियर्स। ये दो कैटेगरीज हैं। अब जो एल्डर्स है वो रूलिंग ग्रुप थे, मतलब कि कोई भी चीज, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो ये एल्डर्स मतलब कि घर के बड़े बूढ़े लेंगे। और कभी भी जंग लड़नी है या फिर जो कैटल्स है, मतलब कि जितने भी एनिमल्स है उनको खिलाना पिलाना है, उनकी देखभाल करने का काम है, वो कौन करेंगे? वॉरियर्स, यानी कि यंग लोग। जितने भी यंग लोग थे उन्हें वॉरियर्स माना जाता था। ठीक है, तो अच्छा आप लोग बताओ, अगर आप लोग मसई सोसाइटी के अंदर होते तो आप क्या होते? एल्डर होते या फिर वॉरियर होते? अगर भैया मैं आपको सच बताऊं, मैं तो एल्डर बनता। मुझे लड़ाई वड़ाई बिल्कुल नहीं पसंद। जितने भी घर के एल्डर्स थे यानी कि बड़े लोग थे, उनकी बात सारे वॉरियर्स और जितने भी और लोग थे उन्हें माननी पड़ती थी। तो जो एल्डर्स थे उनकी बात सब मानते थे। ब्रिटिशर्स को यह बात पता चल गई। उन्होंने घर के सारे एल्डर्स को बुलाया और फिर पता है क्या बोला? अरे तुम लोग मसाई कम्युनिटी के पेस्ट्रलिस्ट हो ना, हम तुम लोगों को यानी कि तुम एल्डर्स लोगों को चीफ बनाती होती। अब जब तुम चीफ बन जाएगी यानी कि एक तरीके से हेड बन जाएगी, तो तुम एल्डर लोगों को हम ब्रिटिशर्स की बात माननी होगी। लेकिन हम तुम ब्रिटिशर्स की बात क्यों माने? अगर तुम चीफ लोग हमारी बात मानेगी, अपनी कम्युनिटी के सारे लोगों को हमारे रूल फॉलो करवाएगी, तो हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देगी। तुम लोगों ने मसई कम्युनिटी के एल्डर्स की और ब्रिटिशर्स की बातचीत सुनी ली। तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिशर्स ने क्या शर्त रखी थी इनको चीफ बनाने को लेके, कि तुम्हें सारे रूल फॉलो करवाने पड़ेंगे। किससे? जो भी तुम्हारी कम्युनिटी के नीचे वॉरियर्स हैं या जो भी लोग हैं उन्हें। तो जो चीफ्स थे वो बोलते हैं ठीक है हम रूल फॉलो करवाएंगे, लेकिन उसके बदले हमें क्या मिलेगा? तो इन्हें ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस करा था पैसा। ऐसा ही होता है, इनको बहुत सारा पैसा दिया जाता है और ये बहुत अमीर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो पेस्टोरल और जो नॉन पेस्टोरल इनकम्स थी, ठीक है, इनके पास पेस्टोरल इनकम मतलब कि कुछ एनिमल्स पाल के तो पैसा आ ही रहा था, और ये जो पैसा था जो ब्रिटिशर दे रहे थे ये क्या थी? एक नॉन पेस्टोरल इनकम, ये भी आने लगी, जिसकी वजह से ये बहुत सारे एनिमल्स खरीद लिया करते थे। जब भी इनके पास एनिमल्स की कमी हुई ये एनिमल खरीद लेते थे। अब जो बेचारे गरीब लोग थे जिनके पास ये नॉन पेस्टोरल इनकम यानी कि ब्रिटिशर से पैसा नहीं आ रहा था, वो लोग कंप्लीटली अपने एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते थे। अगर उनमें उनके किसी एनिमल की डेथ हो जाती थी तो उनके पास पैसों की कमी होने लगती थी। तो यहाँ पर एक तरीके से जब बुरा वक्त आता था तो वो लोग अपना समय नहीं गुजार पाते थे, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता था। जो उनके पास एनिमल्स थे, अगर उन सारे एनिमल्स की डेथ हो गई तो ये जितने भी पेस्टोरलिस्ट लोग हैं वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो मसई कम्युनिटी के एल्डर और चीफ्स थे, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया, और जो बेचारे पुअर शेपर्ड्स थे यानी कि जो वॉरियर वाले थे, पास्टोरलिस्ट, उन लोगों के साथ क्या हुआ? उन लोगों के साथ यही हुआ कि जो अगर उनके एनिमल्स की तबीयत खराब हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, तो कोई भी उनकी हेल्प नहीं करता। अगर कभी जंग होती थी, वॉर का टाइम होता था, या फेमाइन मतलब कि भुखमरी का टाइम होता था, तो ये पास्टोरलिस्ट लोग अपना सब कुछ खो देते थे। जो थोड़ा बहुत पैसा होता था वो भी इनका खत्म हो जाता था, और जो एनिमल्स थे वो भी मर जाते थे। हमारा चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए सैंपल पेपर के अंदर, तो आपको कैसे मिलेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते ही आते हैं? वो आपको मिलेंगे मेंबर बन के। मेंबर कैसे बनना है? मेंबर बनेंगे तो क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या मिलेगा। नोट्स और सैंपल पेपर मिलेंगे आपको। किस चीज के नोट्स? इस चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, और भी बहुत सारे जो एसएसटी के मैंने वीडियोस बनाए हैं उन सब के नोट्स मिलेंगे। साइंस के नोट्स मिलेंगे, साइंस के वीडियो देखना बहुत मज़ेदार है, ऐसे ही स्टोरी की फॉर्म में है। और इंग्लिश के मिलेंगे आपको। तो इंग्लिश के सैम्पल पेपर नोट्स, साइंस के सैम्पल पेपर नोट्स, एसएसटी की जितनी भी बुक है उनके सैम्पल पेपर नोट्स। और क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ एक मेंबरशिप के प्राइस में। तो फटाफट आप मेंबर बनो। नोट्स मिलेंगे आपको, सैम्पल पेपर मिलेंगे, साथ ही में शाउट आउट भी मिलेगा। अब ये शाउट आउट क्या चीज़ है? देखो, आप लोग अगर मेंबर बनते हो तो बच्चों की हेल्प होती है बेसिकली, क्योंकि हम लोग नई नई चीज़ें ऐड कर पाते हैं और अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर पाते हैं। तो आप लोग मेंबर ज़रूर बनो अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि सैम्पल पेपर चाहिए और नोट्स चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आप मेंबर बन जाओ।
ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते और शेयर नहीं करते, अभी शेयर करो, नहीं करी अभी भी, जल्दी से शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। मन्नू से ज्ञान लेते रहो। अब तो आपसे मिलेंगे 10th क्लास में।